झनक अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। 2 साल पहले जिसे लोग पागल लड़की कहकर ठुकरा देते थे, आज उसी झनक की तस्वीरें स्टार्टअप अवार्ड्स, मीडिया इंटरव्यूज और पीआर लॉन्च में छाई हुई हैं। उसका हैंडलूम ब्रांड जे क्रिएशन अब पूरे भारत में एक मिसाल बन चुका है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और वुमन एम्पावरमेंट की सोच ने झनक को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से उसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन झनक की इस ऊंचाई के पीछे जो सच छुपा है वो अब तक किसी को पता नहीं है। जी हाँ, झनक की इस कामयाबी की नींव उसी इंसान से जुड़ी है जो उसका सगा पिता है, अनिरुद्ध बॉस। मगर ये सच आज भी हर किसी की नजर से छुपा हुआ है। ऋषि अब झनक का सिर्फ पार्टनर नहीं रहा बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा और उसका मार्केटिंग हेड बन चुका है। दोनों की जोड़ी न सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पर बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत मजबूत हो चुकी है। पराशर, जो कभी झनक को लेकर बेचैन रहता था, अब शांत है, खुश है। उसे गर्व है उस लड़की पर जिसे दुनिया कभी हिकारत की नजरों से देखती थी। और झनक वो अब बस किसी की नहीं रही, वो एक आइकॉन बन चुकी है। लोग उसे फॉलो करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। रात का समय होता है, झनक अपने लैपटॉप पर एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रही होती है। तभी ऋषि उसके पास आकर मुस्कुराता हुआ कहता है, मैडम, आप सीईओ हैं, थोड़ा ध्यान अपने मार्केटिंग हेड को भी दे दीजिए। झनक उसकी बात पर हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हारा डिपार्टमेंट तो मुझे ही संभालना पड़ता है। ऋषि तुरंत पलट कर कहता है, बिजनेस का नहीं, दिल का डिपार्टमेंट मैडम। झनक शर्मा जाती है, लेकिन तुरंत उसे एक तकिया मार देती है और कहती है, नौकरी पर रखा है लाइन मारने के लिए नहीं, मिस्टर ऋषि। दोनों की ये हंसी मजाक अब सिर्फ प्यार नहीं, एक मजबूत दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुकी है। उनके रिश्ते में अब मैच्योरिटी है, गहराई है और एक टीम भावना है। इसी दौरान कहानी में आता है एक नया मोड़। झनक को एक बड़ी डील ऑफर होती है बॉस एंटरप्राइजेस के साथ। कॉन्ट्रैक्ट का मेल आता है और सिग्नेचरी का नाम देखकर ऋषि थोड़ा चौंक जाता है, मिस्टर अनिरुद्ध बोस। लेकिन झनक तो इस नाम से अनजान होती है। वह एक्साइटमेंट में कहती है, ये हमारे ब्रांड के लिए अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ऋषि सोच में पड़ जाता है लेकिन खुद से कहता है, अभी नहीं, सही वक्त पर बताऊंगा। वह उस सच्चाई को छिपा लेता है जो झनक की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी ओर अर्शी और मून फिर से जलन और नफरत की आग में जलते हुए दिखाई देते हैं। मून झनक की टीवी पर चलती सक्सेस स्टोरी देख गुस्से में टीवी बंद कर देती है और कहती है, उसने तो सिर्फ सिंपैथी में सब कुछ हासिल किया, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। अर्शी फौरन कहती है, अब वक्त आ गया है उसे गिराने का। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, इस बॉस एंटरप्राइजेस वाले कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ देंगे और झनक की इमेज को खराब करेंगे। यही उनके पास आखिरी मौका है। वे जानते हैं कि अगर इस डील में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो झनक की ब्रांड वैल्यू बुरी तरह प्रभावित होगी। इधर झनक अपनी मीटिंग में सबके सामने एक बड़ा विजन पेश करती है, आई वांट दिस डील टू एम्पावर विलेज वुमेन, एवरीथिंग शुड बी एथिकली सोर्स्ड। उसकी मंशा साफ होती है, गांव की महिलाओं को रोजगार देना, उनके प्रोडक्ट्स को वैश्विक मंच तक पहुंचाना। मगर बॉस एंटरप्राइजेस की टीम में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो मून से जुड़े होते हैं। ये लोग इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा खतरा। एक छोटी सी गलती से एक बड़ा तूफान उठने वाला होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तकनीकी खामियां जानबूझकर डाली जाती हैं। ऋषि को शक हो जाता है कि इस डील के पीछे कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं होते। वह झनक को बताना चाहता है, लेकिन जब वह उसकी आंखों में वो उम्मीद और गर्व देखता है तो चुप हो जाता है। इस सब के बीच झनक को एक और झटका लगता है। उसे अचानक एहसास होता है कि बॉस एंटरप्राइजेस के सिग्नेचरी अनिरुद्ध बॉस वही इंसान है जिससे उसका अतीत जुड़ा है। कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरे सवाल और एक अनजाना डर। झनक की सोच में हलचल मच जाती है। वह अपनी टीम से पूछती है, क्या मैं मिस्टर अनिरुद्ध से खुद मिल सकती हूँ? और फिर तय होता है, अगली मीटिंग होगी फाइनल साइन ऑफ के लिए और उसी मीटिंग में होगा वह आमना सामना जो सबकी जिंदगी को बदल कर रख देगा।
इधर मून और अर्शी इस मीटिंग को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या झनक इस बार भी अपने सपनों को बचा पाएगी? क्या ऋषि उसे वक्त पर सच्चाई बता पाएगा? और क्या अनिरुद्ध बॉस अपनी बेटी को पहचान पाएगा? डील के सैंपल भेजने की जिम्मेदारी टीम की थी, लेकिन गलती ऐसी हुई जिसने पूरी कंपनी को हिला दिया। बॉस एंटरप्राइजेस को जो सैंपल भेजे गए थे वे घटिया क्वालिटी के निकले। यह देखकर क्लाइंट्स गुस्से से तमतमा उठे। मीटिंग के बीच में ही उन्होंने काफी कुछ कह डाला, ब्रांड की प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाए, झनक की नेतृत्व क्षमता पर तंज कसे और यहां तक कि डील को कैंसिल करने की धमकी दे डाली। पूरे ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। झनक भले ही शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। दूसरी ओर अनिरुद्ध बॉस, जो अब तक इस डील को सिर्फ एक कॉरपोरेट एंगेजमेंट मान रहा था, क्लाइंट की नाराजगी की खबर सुनते ही खुद केस को संभालने निकल पड़ा। उसे झनक के बारे में अब भी कुछ पता नहीं था, ना उसके अतीत का कोई सिरा, ना उसके खून का रिश्ता। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस में दाखिल होता है, झनक से आमना सामना हो जाता है। वह लड़की, जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई है, सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करती है। नाइस टू मीट यू, मिस्टर बॉस। अनिरुद्ध की आंखें उस पर टिक जाती हैं। वह ठहर जाता है। उसे लगता है जैसे यह चेहरा कहीं देखा है, जैसे यह आंखें उसके किसी पुराने ज़ख्म पर मरहम भी हैं और नमक भी। वह मन में बुदबुदाता है, नूतन, यह आंखें, यह लड़की मुझे कुछ याद दिला रही है। लेकिन वह कुछ कहता नहीं, बस झनक से पूछता है, ऋषि कहाँ है? यह वही ऋषि था जो कभी उसका होने वाला दामाद माना जा रहा था, लेकिन अब झनक के साथ है। शायद इसी उलझन में वह यह सवाल पूछता है। झनक हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, वह अपने काम में व्यस्त होगा। सीन वहीं कट हो जाता है। ऑफिस की साजिशों और गलतियों से थककर झनक और ऋषि रूफटॉप पर बैठे होते हैं। चुप्पी के बीच झनक कहती है, गलती हमारी नहीं थी, लेकिन ब्लेम हमें ही मिल रहा है। ऋषि उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारा सरनेम नहीं है बॉस। बस उसी की सजा मिल रही है। झनक चौंक कर उसकी ओर देखती है। तुमने क्या कहा? ऋषि तुरंत बात बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम झनक हो, मेरी झनक। उसकी आवाज में भरोसा था, अपनापन था, और कहीं ना कहीं एक डर भी कि कहीं वह उस अनकहे सच तक न पहुंच जाए। उधर पराशर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अब चुप नहीं रहना चाहता था। अपने घर में वह ऋषि से कहता है, ये अनिरुद्ध अब भी कुछ नहीं समझा। उसके सामने उसकी बेटी खड़ी है और उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। ऋषि कहता है, क्या मैं झनक को यह सच बता दूं? पराशर सिर हिलाकर मना करता है, नहीं। जब तक मैं नूतन का सच अनिरुद्ध के मुंह से नहीं सुन लेता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे यकीन है वक्त सबका हिसाब लेगा। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा झटका, मून की इंटरनेशनल साजिश। वह जानती है कि भारत में झनक को गिराना अब मुश्किल है, इसलिए वह झनक की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर टारगेट करने की योजना बनाती है। फेक मीडिया ब्रेक्स, मॉफ्ड डॉक्यूमेंट्स और फर्जी कंट्रोवर्सीज के सहारे वह झनक की मेहनत पर कीचड़ उछालने की पूरी तैयारी करती है। यह इंटरनेशनल सबोटाज झनक की साख को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। इन सभी घटनाओं के बीच अनिरुद्ध के भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। झनक की आंखें, उसकी मुस्कान और उस बातचीत के लहजे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। वह रात में अपने ऑफिस के पुराने फोटोज और नूतन की यादों को पलटता है। टुकड़े टुकड़े करके वह उन यादों को जोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह खुद से सवाल करता है, क्या यह लड़की मेरी बेटी है? और फिर आता है पराशर का सबसे बड़ा कदम। वह एक ओपन लेटर तैयार करता है जो मीडिया में झनक के अतीत को उजागर कर देगा। उस लेटर में नूतन और अनिरुद्ध के रिश्ते, उनके बीते हुए कल और एक अधूरे परिवार की कहानी दर्ज होती है। यह लेटर न सिर्फ अनिरुद्ध को झकझोरने वाला था, बल्कि झनक की जिंदगी को भी दो हिस्सों में बांट देने वाला था। एक वो जिसमें वह सब कुछ खुद के दम पर बनी, और एक वो जिसमें उसकी पहचान किसी और की वजह से थी।
एक बेटी जो अब एक बॉस बन चुकी थी, एक पिता जो अब भी अनजान था, और एक रिश्ता जो खून से जुड़ा था लेकिन अब तक सच्चाई से दूर था। ये तीनों पहलू अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इस सफर में दर्द भी था, साजिशें भी थी, और एक इंतजार था सच के सामने आने का। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या अनिरुद्ध सच में झनक को पहचान पाएगा? क्या पराशर का लेटर पूरे देश के सामने ये राज खोलेगा? और सबसे अहम, क्या झनक, जिसने सब कुछ खुद के बलबूते बनाया है, वो अपनी असली पहचान को स्वीकार करेगी या उसे नकार देगी? मिलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, जहां हर एक रिश्ते का इम्तिहान होगा और हर एक सच की कीमत चुकानी होगी।